हेलो जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आपको इस डेमो क्लास में एविडेंस की क्लास चलेगी। एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके जुडिशरी के लिए, चाहे किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें एविडेंस एक्ट इम्पॉर्टेंट है। एपीओ के एग्ज़ाम में, सहायक लोक अभियोजक के अधिकारी के एग्ज़ाम में भी एविडेंस एक सेपरेट पेपर होता है। तो एविडेंस हम आज पढ़ेंगे, ये कैसी विधि है, इसको कैसे देखा जाए, पढ़ा जाए, इस पे आज चर्चा करेंगे। तो एविडेंस एक्ट के बारे में एविडेंस एक्ट 1872, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पढ़ने से पहले दो तीन चीजों को जान लो कि यह सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में एक ही एविडेंस एक्ट लागू होता है। आपको जब आप इंटरव्यू में देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों में क्या समानता है, तो आप बताओगे कि उस पर एक ही एविडेंस एक्ट लागू होगा। हाँ, एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शन जो है सिविल मामलों के लिए स्पेशली, और कुछ सेक्शन क्रिमिनल मामलों पे लागू होते हैं, जो एक आध सेक्शन है जो आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, लेकिन सामान्यतः सारे सेक्शन दोनों पे समान रूप से लागू होते हैं। एविडेंस एक्ट को भारत में पहली बार भारत में एविडेंस एक्ट 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इनेक्ट किया गया था। लेकिन यह सफल नहीं हुआ। फिर 1855 में लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ने भी एविडेंस एक्ट को लागू करवाया भारत में, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ। और तीसरी बार तीसरी विधि आयोग की जब स्थापित हुई तो उसमें 1868 में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता में एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने का एक काम शुरू किया गया। एविडेंस एक्ट आपसे क्वेश्चन यह भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि सर स्टीफेन से पहले एविडेंस एक्ट को कौन ड्राफ्ट करने का प्रयास किया था, तो सर हेनरी मैन ने, लेकिन इनमें कुछ खामियां थी जिसको लागू नहीं की गई। फिर सर स्टीफेंस को इसकी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और 1871 में और 1872 में इस एविडेंस एक्ट को लागू किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टीफेन से पहले एविडेंस के ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो सर हेनरी मैन थे इसके, और उसके बाद सर स्टीफेंस आते हैं। अब एविडेंस एक्ट हमारा जो है इनेक्ट हो गया, तो एविडेंस एक्ट 1872 का, अब इसका देखो, इसमें इसका एक्ट नंबर 1 है, एक है, और यह कब इनेक्ट हुआ था, इनेक्टमेंट डेट क्या है, इनेक्टमेंट डेट इसका आप देखोगे तो इनेक्टमेंट डेट जो है दिया 15 मार्च 1872, 15 मार्च 1872, और इन्फोर्समेंट डेट है इसका 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को एक और एक्ट ड्राफ्ट की गई थी, एक और एक्ट इन्फोर्समेंट में आई थी 1872 की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1 सितंबर को वह भी जो है लागू की गई थी। तो हमारा एविडेंस एक्ट 15 मार्च 1872 को इनेक्ट हुआ था और 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। यह दोनों डेट आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दूसरी चीज कि साक्ष्य अधिनियम में जो है आप इसका, इसमें 3 पार्ट साक्ष्य अधिनियम के बनाए गए, यानी इसके भाग कौन है, भाग 1, भाग 2, यानी पार्ट जो है इसमें 2 दिए गए, और इसके पार्ट तो 3 है, लेकिन इसके चैप्टर जो है 11 चैप्टर में पार्ट 3 को बांटा गया है। आप यह भी देख लें कि कौन से चैप्टर किस पार्ट में आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज कि इसमें जो है 167 धाराएं हैं, हमारे एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं पार्ट
3 पार्ट में है और चैप्टर जो है इसके 11 चैप्टर हैं। तो यह इस तरह से हमारे जो है एविडेंस की एक प्रारूप हमने देखा। दूसरी चीज कि अब एविडेंस एक्ट में हम देखेंगे कि एविडेंस एक्ट के 3 गोल्डन रूल हैं जिस पर एविडेंस एक्ट बेस होता है। पहला कि प्रत्येक मामलों में सर्वोत्तम साक्षी पेश होना चाहिए, अनुसूत साक्ष्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, और दूसरा केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जाएगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। तो यानी 3 गोल्डन रूल, 3 इस सिद्धांत पर हमारा एविडेंस एक्ट जो है लागू है, बेस तैयार है उसका। पहला कि अनुसूत साक्ष्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, प्रत्येक मामलों में सर्वोत्तम साक्षी पेश होगा, और जो साक्ष्य होंगे वह केवल सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य का ही साक्ष्य दिया जाएगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। दूसरी चीज कि एविडेंस एक्ट, ये तो हमारा इसके गोल्डन रूल है, हमारा एविडेंस एक्ट लैक्स फोरी विधि है। कौन सी विधि है? लैक्स फोरी विधि। इसको देशज विधि बोलते हैं, देशज विधि। यह भी आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लैक्स फोरी विधि है। अभी हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन एविडेंस एक्ट को समझने से पहले कुछ चीजों को आप जान लो कि एविडेंस एक्ट लैक्स फोरी विधि है। लैक्स फोरी विधि किसे कहोगे? लैक्स फोरी विधि, देशज विधि वह विधियां होती हैं जिस पर उस देश में, जिस देश में कार्रवाई चल रही है, उस देश का एविडेंस एक्ट लागू होता है। जैसे सपोज करो ए और बी, ए इंडियन है, भारत का है, और बी ब्रिटेन का है या अमेरिका का है। तो अगर इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो हम उस कोर्ट में मुकदमा दाखिल करेंगे, या तो भारत में या तो अमेरिका में दाखिल करेंगे। तो अगर भारत में विधि लागू, अगर भारत में उस मुकदमे की सुनवाई हो रही है तो उस दशा में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा, और बी यह नहीं कह सकता कि हमें अमेरिका की विधि को लागू कराया जाए। दूसरी चीज कि अगर मान लो कि यही जो ट्रांजैक्शन है, अगर वो भारत में ही बी द्वारा जो है भारत में या अमेरिका में लागू कर रहा है, अमेरिका में बी स्वयं बाद ला रहा है, तो उस दशा में अमेरिका के एविडेंस एक्ट लागू होंगे, न कि भारत के एविडेंस एक्ट लागू होंगे। तो यह जो है लैक्स फोरी विधि है, इसी को देशज विधि कहा जाता है, और ये ध्यान रखो। दूसरी चीज कि हमारा जो एविडेंस एक्ट है, इसका जो परिभाषा खंड देखोगे तो इसमें जो डिफिनीशन क्लास दिया गया है, वास्तव में वह डिफिनीशन क्लास नहीं है, इंटरप्रिटेशन क्लास है। और इंटरप्रिटेशन क्लास में इसमें जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, उन परिभाषाओं को हम देखेंगे। जैसे कि साक्ष्य की परिभाषा दी गई, साक्ष्य क्या है, तथ्य क्या है, दस्तावेज क्या है, इस तरह से, या साबित हुआ, साबित नहीं हुआ, तो इन सब परिभाषाओं का क्या मतलब है, इसको आज चर्चा किया जाएगा। तो अगर हम देखें कि साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य को क्या परिभाषित किया गया, तो वास्तव में आप देखोगे कि साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह बताया गया है इसके धारा 3 में कि कौन साक्ष्य किस प्रकार दिया जाएगा। जैसे धारा 3 यह कहती है कि ये जो साक्ष्य है न्यायालय के जांच अधीन वे सभी तथ्य जो साक्षियों को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय अपेक्षा करता है या अनुमति देता है, मौखिक साक्ष्य कहलाता है। और दूसरा यह कहा कि न्यायालय के निरीक्षण में जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, तो वह भी क्या होगा? दस्तावेजी साक्ष्य है। तो यह वास्तव में साक्ष्य नहीं बताता है, बल्कि यह बताता है कि साक्ष्य किस प्रकार, किस मेथड से देंगे, तो मौखिक साक्ष्य के रूप में देंगे या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में देंगे। तो साक्ष्य को हम क्या परिभाषा देंगे? तो साक्ष्य को परिभाषा करने के लिए विभिन्न हम जुरिस्प्रूडेंस के जो विधिशास्त्री हैं उनको देखेंगे। जैसे सामंत ने साक्ष्य को परिभाषित करते हुए कहा कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो वह साक्ष्य कहलाता है। यानी एविडेंस एक्ट को में साक्ष्य की परिभाषा नहीं दी गई है। इस साक्ष्य को परिभाषित करने के लिए हम विधिशास्त्रियों का सहारा लेंगे, जिसमें सामंत ने कहा कि कोई ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो वह क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाता है। दूसरी चीज बेंथम ने परिभाषित किया कि कोई ऐसा तथ्य
जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, वह साक्ष्य कहलाता है। तो यह जो वास्तव में जो साक्ष्य है वह क्या है? किसी तथ्य का पता लगाना या साबित करना ही क्या होगा? साक्ष्य है। तो अब देखो एविडेंस एक्ट या एविडेंस शब्द लैटिन भाषा के एविडेयर शब्द से मिलकर बना है। एविडेयर, तो एविडेयर का अर्थ होता है पता लगाना या स्पष्ट करना या साबित करना। तो एविडेंस क्या है? ये लैटिन भाषा के एविडेयर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना, यानी कोई ऐसा तथ्य जो किसी दूसरे तथ्य को क्या करे? पता लगाए या स्पष्ट करे या साबित करे, तो वह तथ्य वो क्या कहेंगे? उसे एविडेंस कहेंगे, है ना। अब जो है एविडेंस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह नहीं बताया गया है कि एविडेंस क्या होता है, बस यह बताया गया है कि एविडेंस कितने प्रकार से दिया जा सकता है, मौखिक साक्ष्य के तौर पे या दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पे, वह साधन बताया गया। तो इस प्रकार एविडेंस को अगर हम देखें कि एविडेंस के काइंड क्या होंगे, एविडेंस के प्रकार क्या होंगे, तो एविडेंस के प्रकार को हम कई भागों में बांट सकते हैं उसकी परिभाषा डिफिनीशन के आधार पे ही। तो उसको हम देखेंगे कि एविडेंस कितने प्रकार का होता है। अब देखो एविडेंस जो है, एविडेंस को देखने के लिए पहली चीज एक इसको कहेंगे हम डायरेक्ट एविडेंस या ओरल एविडेंस, मौखिक एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, यहां जो है वास्तविक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, और एक आता है यहां न्यायिक साक्ष्य, न्यायिक साक्ष्य। तो अब ये मौखिक साक्ष्य क्या है? यानी मौखिक साक्ष्य कई प्रकार से होंगे, जैसे धारा 3 में बताया कि वह न्यायालय के अगर न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी पेश होता है या न्यायालय उससे अपेक्षा करता है कि कोई कथन करे, तो वह जो क्या होगा? मौखिक साक्ष्य होगा। और यह मौखिक साक्ष्य को 3 भागों में बांटा गया एविडेंस के: प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुसूत साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में बताया गया है। अनुसूत साक्ष्य को साक्ष्य नहीं है, इसका अपवाद है। हम देखेंगे कि इस अनुसूत साक्ष्य को क्यों अपवाद कहा जाता है और क्यों अनुसूत साक्ष्य को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। दूसरी चीज, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, धारा 7 और 8 में बताया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य धारा 60 में भी है। तो इस तरह से अभी इस पे एक एक करके चर्चा की जाएगी। वास्तविक साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य का मतलब क्या होता है? रियल साक्ष्य क्या है? तो रियल साक्ष्य, अगर कोई हत्या होती है तो वह चाकू रियल साक्ष्य है, कपड़े पर खून के निशान रियल साक्ष्य है। तो ये जो साक्ष्य दिए जाते हैं वो रियल साक्ष्य होते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य, जो जैसे कि धारा 3 में बताया गया है कि न्यायालय के निरीक्षण में पेश किया गया कोई भी दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। तो दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार से होगी: प्राथमिक साक्ष्य और एक द्वितीयक साक्ष्य। यह प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 और 64 में दिया गया है, और इसमें 63 और 65 में बताया गया है कि द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जाएगा। और न्यायिक साक्ष्य, यानी जो न्यायालय में दिया जा रहा है वह न्यायिक साक्ष्य होता है, और एक न्यायिकेतर साक्ष्य होता है, न्यायालय के बाहर जो साक्ष्य दिए जाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। प्रत्येक साक्ष्य, प्रत्येक साक्ष्य किसे कहोगे? प्रत्येक साक्ष्य वह साक्ष्य है जिसको स्वयं साक्षी ने अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया है। जैसे अगर किसी की कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर रहा है, जैसे ए अगर बी की हत्या कर रहा है और हत्या करते हुए सी देखता है, तो यह सी कैसा साक्षी होगा? प्रत्यक्ष साक्षी होगा। दूसरा कि अनुसूत साक्ष्य, अनुसूत साक्ष्य को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया। जैसे हम सीधे
जब अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में बता रहे थे कि 3 गोल्डन रूल है, उस पर क्या है, अनुसूत साक्ष्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। अनुसूत साक्ष्य हियर से एविडेंस क्या होता है, यानी सुनी सुनाई बात होता है। कोई वह साक्षी जो साक्ष्य देने के लिए कोर्ट में पेश हो रहा है, उसने घटना को होते हुए नहीं देखा है, नहीं सुना है, बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से वह घटना को अपने वह सुना है अपने इंद्रियों के द्वारा। जैसे मान लो कि घटना होते हुए सी देखा और सी ने डी से कहा कि मैंने देखा कि बी जो है एक्स को मार रहा है, या इस तरह से, या ए जो है बी को मार रहा है। यह जो साक्ष्य है वह क्या होगा, और यह तो प्रत्यक्ष साक्षी होगा, और अगर यह डी से कहता है तो डी क्या होगा, अनुसूत साक्ष्य माना जाएगा और यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, हम बताएंगे कि अनुसूत साक्ष्य अधिनियम में कहां कहां आप दिया जा सकता है, न्यायालय इसको ग्राह्य मानती है और सुसंगत मानती है। दूसरी चीज कि अनुसूत साक्ष्य को साक्ष्य क्यों नहीं माना जाता है, तो आप समझ लो कि अनुसूत साक्ष्य चूंकि साक्षी ने स्वयं अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा है, तो वह शपथ नहीं इसका लेता है कि मैंने देखा है, इसका जो है इसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। अनुसूत साक्ष्य का जो साक्षी है वह शपथ नहीं, उसका शपथ नहीं दिलाई जाती। दूसरी चीज कि उसकी प्रति परीक्षा नहीं होती, और किसी भी साक्ष्य को साक्ष्य होने के लिए उसके साक्षिक वैल्यू के लिए प्रति परीक्षा होना आवश्यक है प्रतिपक्षी के द्वारा, लेकिन अनुसूत साक्ष्य का जो साक्षी है उसकी प्रति परीक्षा नहीं होती। दूसरी चीज कि यह सुनी सुनाई बात होती है, इसलिए यह अवसर होता है कि साक्षी जो है अपने मन से कोई चीज गढ़ के भी बता दे। इस दशा में न्यायालय को थोड़ी कठिनाई हो जाएगी साक्ष्य को ग्राह्य करने के लिए, इसलिए अनुसूत साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इसके अपवाद बताए गए। अपवाद जो है देखोगे तो साक्ष्य अधिनियम में विभिन्न धाराओं में इसके अपवाद दिए गए हैं जहां अनुसूत साक्ष्य में ग्राह्य होता है। जैसे धारा 6, धारा जो है 17 से लेकर 30 तक अगर स्वीकृति और संस्वीकृति की जा रही है, वह धारा 32 मृत्युकालिक कथन, कोई व्यक्ति घटना होते हुए नहीं देख रहा है, लेकिन वह जो है जिसको गोली लगी वह इस बात को कह रहा है दूसरे से कि फला ने मुझे गोली मारी, और जो साक्षी के लिए बुलाया जा रहा है वो गोली लगते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसके कथन के आधार पर वह कोर्ट में आ रहा है, तो यह अनुसूत साक्ष्य को, इसमें जो है अनुसूत साक्ष्य होते हुए भी मृत्युकालिक कथन को इसका अपवाद बताया गया। इसी तरह से जो है धारा 45 विशेषज्ञ की राय भी एक तरह से अनुसूत साक्ष्य होते हुए भी, वास्तव में विशेषज्ञ ने घटना को नहीं देखता है लेकिन फिर भी उसके साक्ष्य को ग्राह्य किया जाता है। इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न धाराओं में अनुसूत साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है अपवाद होने के बावजूद भी, यानी इसके अनुसूत साक्ष्य को साक्ष्य में ग्राह्य होने के बावजूद भी अपवाद होने की वजह से इसको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष साक्षी हमने देखा। अनुसूत साक्ष्य। परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या है? परिस्थितिजन्य साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जिसमें साक्षी घटना को होते हुए नहीं देख रहा है, बल्कि परिस्थितियों से उनका अनुमान लगा रहा है, जिससे कि वह साक्ष्य देने के लिए कोर्ट में हाजिर हुआ। जैसे मान लो कि इसी उदाहरण में देखा जाए कि अगर जो है ए ने बी को गोली मारी और बी को गोली मारते हुए सी नहीं देखता है, सी नहीं देखा, बल्कि यह देखा कि ए जो उसको गोली लगी थी वह चिल्लाते हुए भाग रहा है कि मुझे बी ने गोली मार दी, या इसमें चाकू लगे हुए हैं, या गोली के निशान ब्लड गिर रहे हैं, इसको सी ने देखा। घटना को होते हुए सी नहीं देखता है, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर यह अनुमान लगाता है कि इसके साथ कोई घटना घटी होगी। अगर यह चिल्लाते हुए भाग रहा है कि बी ने उसे गोली मारी, तो यह भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पे धारा 6 में एक ही समव्यवहार के भाग होने के आधार पे क्या होगा, यह सुसंगत होगा, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जो साक्षी है उसको साक्ष्य देने के लिए कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो यह जो है क्या हुआ, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और जस्टिस पेबी महोदय ने कहा है कि साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती, कि
अगर गोली लगी है तो ब्लड गिरेगा ही, और यह ब्लड गिरना यह है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उसके शरीर पे चोट के निशान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पे वह साक्षी साक्ष्य दे रहा है। तो ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पे, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7, 8 और 60 और 60 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में आप देख सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों को भी कोर्ट साक्ष्य में स्वीकार करती है। दूसरा, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि धारा 3 में आप पढ़ोगे तो बताया कि न्यायालय के निरीक्षण में पेश किया गया जो साक्ष्य है वो दस्तावेजी साक्ष्य है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। तो जो न्यायालय के निरीक्षण में पेश किया जाता है वह क्या होगा? दस्तावेजी साक्ष्य होगा, और यह दस्तावेजी साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य के रूप में हो सकता है या द्वितीयक साक्ष्य के रूप में हो सकता है। प्राथमिक साक्ष्य को धारा 61 बताती है कि दस्तावेजी साक्ष्य है इसकी अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित होंगे, धारा 61 बताता है। और धारा 62 बताती है कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होगा। तो यानी वह जो मूल दस्तावेज है जो स्वयं कोर्ट में पेश होना है वह क्या होगा? दस्तावेजी साक्ष्य होगा, और वह प्राथमिक साक्ष्य है। द्वितीयक साक्ष्य ये कहा कि धारा 63 और 65 में बताया गया, 63 में बताया गया कि द्वितीयक साक्ष्य क्या है। तो द्वितीयक साक्ष्य जब मूल दस्तावेजी साक्ष्य नष्ट हो जाए या खो जाए, या उसमें कंडीशन दिए गए हैं कि वह उन दशाओं में क्या होगा कि वह यानी प्राथमिक साक्ष्य के बदले जो साक्ष्य होगा वह कौन सा साक्ष्य होगा? द्वितीयक साक्ष्य होगा। अगर मूल जो है दस्तावेज है वो नष्ट हो जा रहा है या खो जा रहा है, या कहा कि उसी व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उसे साबित करना है, तो वह क्या होगा? द्वितीयक साक्ष्य पेश कर सकता है। या यह कहा कि अगर कोई दस्तावेज प्रतिलेख के रूप में है और उस पर उस साक्षी ने उसको सिग्नेचर नहीं किया है, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो उसके विरुद्ध क्या होगा? वह द्वितीयक साक्ष्य होगा। और कोई ऐसा साक्ष्य या कोई ऐसी वस्तु जिसका मौखिक वृत्तांत दिया जा रहा है, जो व्यक्ति स्वयं ने उसको साक्ष्य जो है स्वयं पेश नहीं हो सकता, उसका मौखिक वृत्तांत दिया जा रहा है, तो वह मौखिक वृत्तांत भी क्या होगा? द्वितीयक साक्ष्य होगा। तो इस तरह से और आप जब पढ़ोगे, क्योंकि एविडेंस एक्ट में हमने कहा कि प्रत्येक मामलों में सर्वोत्तम साक्षी पेश होगा, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 51 से 100 तक में यह बताया गया है कि कब जो है प्राथमिक साक्ष्य पेश किया जाएगा, और कब कोई साक्ष्य चाहे वो प्राथमिक हो या द्वितीयक हो वह पेश किया जाएगा, मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन होगा। क्योंकि कहा गया कि अगर कोई कथन लिखत में है तो लिखत ही उस मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य होगा। जैसे मान लो कि ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखित हैं, तो उस दशा में वह अगर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या थी, तो ए या बी उनमें से कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकता है। न्यायालय उससे क्या मांगेगा? वह मूल दस्तावेज ही मांगेगा, और मूल दस्तावेज अगर नष्ट हो गया है धारा 65 के अंतर्गत, तब न्यायालय द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य करेगा। तो यह जो है दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया। और न्यायिक और न्यायिकेतर साक्ष्य, अगर साक्षी कोर्ट में साक्ष्य दे रहा है, न्यायालय के समक्ष ही साक्ष्य दे रहा है, तो वह न्यायिक साक्ष्य होता है, उसका क्या वैल्यू होगा। और अगर न्यायालय के बाहर यह सब साक्ष्य दे रहे हैं तो वह न्यायिकेतर साक्ष्य होगा, इसका क्या वैल्यू होगा। अब ये जो सारे साक्ष्य हैं उसमें कुछ सब्सटेंशियल साक्ष्य होते हैं, सारवान साक्ष्य होते हैं, कुछ संपोषक साक्ष्य होते हैं। जैसे अगर देखो कि अगर ए ने बी की हत्या की, ए ने बी की हत्या की और बी की हत्या होते सी देखता है, तो सी क्या हो गया? प्रत्यक्ष साक्षी होगा, और प्रत्यक्ष साक्षी क्या होगा? यह साक्ष्य जो देगा वह सारवान साक्ष्य होगा, और इसी के आधार पर बी को क्या किया जा सकता है? सजा दी जा सकती है कि बी ने अगर यह देखा है कि बी ने ए की हत्या की, तो उस दशा में यह क्या होगा? साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी होगा, और यह सारवान साक्ष्य होगा। जैसे मृत्युकालिक कथन सारवान साक्ष्य होगा अगर उन परिस्थितियों में दिया गया है जो न्यायालय ने विभिन्न डिसीजनों के माध्यम से दिया है। जैसे खुशहाल राव के केस में गाइडलाइन दी गई मृत्युकालिक कथन के भी बारे में, तो यह जो है एक क्या होगा? सारवान साक्ष्य होगा।
दूसरा यह हो गया सारवान साक्ष्य। दूसरा संपोषक साक्ष्य। अगर अगर जो है ए ने बी की हत्या करते समय उसको साक्षी जो है देखता नहीं है, यह सी जो है देखा नहीं है, बल्कि क्या करना है, इसको अनुमान के आधार पर, जैसे मान लो कि अगर इसको एक्सपर्ट के तौर पे बुलाया जा रहा है धारा 45 में कि वह जो गोली लगी, वह गोली के लगने से कि बी ए के फिंगर के निशान थे उस बंदूक पे, या जो गोली लगी इसी बंदूक से चलाया गया था, इसका जो साक्ष्य दिया जा रहा है वह क्या होगा, वह विशेषज्ञ की राय भी एक तरह से क्या होगी, संपोषक साक्ष्य होगी इसका। और ध्यान रखो संपोषक साक्ष्य केवल क्या होता है, मात्र संपोषक साक्ष्य के आधार पर ए को सजा नहीं की जा सकती जब तक कि अन्य साक्ष्यों के द्वारा इसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। जैसे एविडेंस एक्ट की धारा 30 कहती है कि अगर सह अभियुक्त के साक्ष्य क्या होगा, एक संपोषक साक्ष्य होगा, और मात्र सह अभियुक्त के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा नहीं की जा सकती। जैसे सह अभियुक्त का मतलब कि अगर ए और बी ने मिलकर सी को मारा, सपोज करो ए और बी ने मिलकर सी की हत्या की, तो यह ए और बी क्या हुए, ए और बी सह अपराधी हुए, लेकिन जब इनका संयुक्त विचारण चलेगा तो यह सह अभियुक्त हो जाते हैं। जब आप पढ़ोगे कि सह अपराधी और सह अभियुक्त, एकॉम्प्लिस और को एक्यूज दोनों में अंतर है। को एक्यूज तब कोई व्यक्ति होगा जब उनके साथ एक ही मामले में संयुक्त विचारण चल रहा हो, धारा 30 के थ्रू। अब धारा 30 सह अभियुक्त की बात करता है, सह अभियुक्त की बात करता है, तो सह अभियुक्त क्या हुआ, जिनका संयुक्त विचारण चल रहा है, और इसी में से मान लो कि ए जो है संस्वीकृत कर रहा है कि मैंने और बी ने मिलकर सी की हत्या की, तो मात्र ए के कहने से बी को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि यह झूठ बोल रहा हो, यह भी हो सकता है। तो इस दशा में यह कहा कि संपोषक साक्ष्य होगा, और मात्र उस संपोषक साक्ष्य के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि नहीं हो जाती। तो एक सारवान साक्ष्य और संपोषक साक्ष्य में अंतर है। सारवान साक्ष्य के आधार पर ही किसी व्यक्ति को क्या की जा सकती है, मृत्यु, आजीवन कारावास या कोई भी सजा दी जा सकती है, लेकिन संपोषक साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि नहीं हो जाती। तो यह जो है यह हुआ, हमने देखा कि साक्ष्य अधिनियम में कितने प्रकार के साक्ष्य होते हैं और उनका क्या अर्थ है और किस प्रकार से यह काम करते हैं। तो ये धारा, इन साक्ष्यों के आधार पर, इन धाराओं के आधार पर साक्ष्यों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरी चीज कि अब देखो कि साक्ष्य अधिनियम में ये तो साक्ष्य को बता दिया, दूसरा चीज बताया कि यह तथ्य मतलब क्या होगा, फैक्ट क्या है। तो फैक्ट को साक्ष्य अधिनियम में फैक्ट को भी परिभाषित किया गया, तथ्य को परिभाषित किया गया। अब यह तथ्य को दो भागों में बांटा गया कि तथ्य का क्या मतलब होगा। तो कोई तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं कोई ऐसी वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, वह तथ्य है। तो यानी तथ्य की परिभाषा, तथ्य मतलब क्या, फैक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको आप अपने इंद्रियों के द्वारा देख सकते हो, महसूस करते हो, वह तथ्य है। और कोई ऐसा चीज जिसे आप क्या कर सकते हैं कि केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वह भी तथ्य है। किसी व्यक्ति ने किसी की मानहानि की, यह भी तथ्य है। वह अमुक राय रखता है किसी के बारे में, यह भी तथ्य है। और वह जो तथ्य होगा वह मानसिक तथ्य होगा। जैसे आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, ये सब क्या है, मानसिक तथ्य है। और भौतिक तथ्य जो हमें अपने इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है वह भौतिक तथ्य होगा। जैसे किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है, अगर हत्या होते हुए आप देख रहे हैं, या चाकू को देख रहे हैं, या घटना स्थल पे ब्लड के निशान हैं, या
गुत्थम गुत्था है, जो वस्तु है वो बिखरे हुए हैं, यह सब क्या है? यह सब तथ्य है और यह भौतिक तथ्य में आता है। तो तथ्य दो प्रकार से हो गए, एक को कहते हैं भौतिक तथ्य और एक को कहते हैं मानसिक तथ्य। भौतिक तथ्य में वह तथ्य जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण होती है, इंद्रियों द्वारा उसे हम देख सकते हैं, वह भौतिक तथ्य है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, वह भौतिक तथ्य है। और मानसिक तत्व जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, यह आंतरिक तथ्य होता है। और इस आंतरिक तथ्य, मन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, वह क्या होगा? मानसिक तथ्य होगा। जैसे ख्याति, आशय, ज्ञान, उपेक्षा, यह सब क्या है? आपके मानसिक तथ्य हैं, जो आपको तथ्य अधिनियम की, साक्ष्य अधिनियम में तथ्य को बारे में बताया गया है। दूसरी चीज कि अब देखोगे कि साक्ष्य अधिनियम में साबित किसे कहोगे? साबित को बताया गया, ना साबित को बताया गया है, और साबित नहीं हुआ इसको परिभाषित किया गया। तो साबित किसे कहोगे? तो कहा कि कोई भी तथ्य साबित हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय के सामने, न्यायालय के समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यानी यह तथ्य को एक चीज और ध्यान रख लो कि एविडेंस एक्ट में कंफ्यूजन होता है कि साक्ष्य और सबूत में अंतर है। साक्ष्य और सबूत में अंतर है, यानी साक्ष्य, प्रूफ और एविडेंस में क्या अंतर है? प्रूफ और एविडेंस, सबूत और साक्ष्य में क्या अंतर है? तो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य एक साधन है, समझ लेना कि साक्ष्य एक साधन है, एविडेंस एक साधन है जिससे वह, और सबूत क्या है? प्रूफ क्या है? प्रूफ एक रिजल्ट है जो उस तथ्य से साबित होता है। जिस साधन से कोई तथ्य साबित हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? सबूत बन जाता है। तो साक्ष्य और सबूत दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस पर आप ध्यान दोगे कि साक्ष्य क्या है? एक साधन है जिससे सबूत को प्राप्त किया जा सकता है, सबूत के परिणाम। और सबूत क्या है? परिणाम है, जिससे अगर मान लो कि ए ने बी की हत्या की, ए ने बी की हत्या की, तो हत्या की, अब इस हत्या को हमें साबित करने के लिए कि ए ने ही हत्या की, उस चाकू पे अंगुलियों के निशान ए के ही थे, यह सब क्या है? यह सब साक्ष्य है जिसके माध्यम से यह साबित होगा कि ए ने ही हत्या की। बात समझ में आ रही है? तो यह तो साक्ष्य और सबूत में अंतर है। लेकिन आता है कि साबित, साबित का मतलब हुआ कि कोई भी तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है। वह जब साबित हो जाए तो क्या होगा? वह बन जाएगा, प्रूव हो गया कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो यह कहेंगे कि वह साबित हुआ। ना साबित हुआ, इसका क्या मतलब? कि कोई भी तथ्य ना साबित हुआ तब कहा जाएगा कि जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या प्रज्ञावान व्यक्ति उस विषय में यह राय रखता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, तो वह क्या होगा? ना साबित हुआ कहा जाएगा। कि और एक आता है कि प्रूफ हुआ, डिसप्रूफ हुआ और नॉट प्रूफ, साबित नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय ना तो उस तथ्य को साबित कर पाया और न ही ना साबित कर पाया, तो वह होगा नॉट प्रूफ। यानी प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ में अंतर है। ध्यान रखना कि प्रूफ का क्या होगा? साबित हुआ तब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या प्रज्ञावान व्यक्ति या अनुमान पे काम करता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो वह कहेंगे कि साबित हुआ। डिसप्रूव, अगर न्यायालय अपने समझ के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह कह दे कि हां उसका अस्तित्व नहीं है, तो वह कहेंगे कि डिसप्रूव हो गया। और साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव, ना तो कोर्ट उसको साबित कर पाई और न ही उसको ना साबित कर पाई, तो वो कहेंगे कि वह नॉट प्रूव, अभी जो है, अभी वह न तो साबित हुआ है ना साबित हुआ है, तो वो कहेंगे नॉट प्रूफ हुआ।
तो इस तरह से कि सबूत और साक्ष्य में अंतर है, इसको आपने देखा और समझा। दूसरी चीज कि आता है कि एविडेंस एक्ट, यह सारे जो डिफेंस किया गया था वह उसमें आप एक बहुत बेसिक चीज कि एविडेंस एक्ट किस पर लागू होती है और किस पर लागू नहीं होती है। तो एविडेंस एक्ट में जो कोर्ट की परिभाषा बताई गई या जो बताया गया कि यह किस पर लागू होगा, तो कहा कि ध्यान से सुनना कि न्यायिक कार्रवाइयों पे लागू होगी। और न्यायिक कार्रवाइयों को सीआरपीसी में बताया गया है कि 2I में न्यायिक कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है कि जिसमें न्यायालय साक्ष्य, किसी विषय के संबंध में साक्ष्य लेने का जो प्रोसीडिंग चल रही है वह न्यायिक कार्रवाई होगी और उस पर जो है क्या होगा, एविडेंस एक्ट लागू होगा। लेकिन इस पर आर्बिट्रेटर में अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई बात चल रहा है, तो उस पर मध्यस्थों के दौरान उस पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा और सेना न्यायालय पर लागू नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखो कि सारे सेना न्यायालयों पे नहीं, बल्कि वह जो किसी आर्मी एक्ट, नवल डिसिप्लिन एक्ट या नेवी एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश्ड किए गए हैं उन्हीं सेना न्यायालयों पर लागू नहीं होगा, बाकी सारे सेना न्यायालयों पर लागू होगा। तो यह जो हमारा एविडेंस एक्ट है, हमने यह देखा कि हम यह एविडेंस एक्ट किस पर लागू होता है। एविडेंस एक्ट में जो परिभाषाएं दी गई हैं, एक परिभाषा जो है सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य को दिया गया है। हमने तथ्य को देखा। सुसंगत तथ्य क्या है? सुसंगत तथ्य वे तथ्य जो विवादक न होते हुए लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त होते हैं जो विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करते हैं, तो वह सुसंगत तथ्य होगा। ध्यान समझना कि सुसंगत तथ्य वे तथ्य जो विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य के अस्तित्व को साबित और ना साबित करें, तो वह सुसंगत तथ्य होंगे। और विवादक तथ्य सामान्य भाषा में समझो कि विवादक तथ्य एक मुख्य तथ्य होता है जो न्यायालय के समक्ष विचार का विषय होता है और पक्षकारों के अधिकार और दायित्व उस तथ्य से स्पष्ट होते हैं, तो वह क्या होगा? विवादक तथ्य होगा। तो विवादक तथ्य जो मुख्य तथ्य है, जैसे ए ने बी की हत्या की, ए ने बी की हत्या की, तो यह क्या होगा? विवादक तथ्य है। ए ने बी की हत्या की, यही कोर्ट में मामला है कि क्या ए ने बी की हत्या की, तो यह क्या होगा? यह जो तथ्य होगा कि क्या ए ने बी की हत्या की, यह विवादक तथ्य होगा। यही मुख्य तथ्य है न्यायालय के समक्ष विचारणी का। और सुसंगत तथ्य जो इस विवादक तथ्य को साबित करते हो या ना साबित करते हो, तो वह क्या होंगे? सुसंगत तथ्य होंगे जो स्वयं विवादक नहीं है। जैसे मान लो कि अब यह सुसंगत तथ्य कि वह एक ही, अगर कोई ए और बी ने, यह सुसंगत तथ्य कहां दिए गए हैं? धारा 6 से 55 तक में बताए गए हैं तथ्यों की सुसंगतता के संबंध में कि तथ्यों, ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कि तथ्यों की सुसंगतता के संबंध में कि इन तथ्यों से, इन नियमों से विवादक तथ्य क्या होगा? साबित होगा। जैसे धारा 6 में बताया गया कि एक ही समव्यवहार में किए गए तथ्य, अगर घटना होते समय बाद के पक्षकार ए और बी ने कोई कथन कहा, दोनों ने, या घटना उसके वहां घटना होते समय अल्पकाल पूर्व या पश्चात वहां मौजूद लोगों ने कुछ कहा, तो वह जो सेंटेंस कहा जा रहा है वह क्या होगा? एक ही समव्यवहार का भाग होगा। और जो व्यक्ति सुना है उस कथन को, वह क्या कर सकता है? साक्ष्य दे सकता है, और वह साक्ष्य क्या होगा? सुसंगत तथ्य होगा। जैसे ए अगर बी को गोली मारते समय यह कहे कि रोज रोज के झंझट को आज मैं समाप्त कर दूंगा, तो और यह कोई कथन सी सुन लेता है, तो यह ए का जो कथन है एक ही समव्यवहार होने के नाते, एक ही ट्रांजैक्शन के होने के नाते क्या होगा? सुसंगत होगा, और यह इस विवादक तथ्य को साबित करने के लिए पेश किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सुसंगत तथ्य में एक ही समव्यवहार में अगर कोई तथ्य हो रहा है, कोई घटना हो रही है, कोई कथन किया जा रहा है, तो वह जो कथन, वह कार्य क्या होगा? सुसंगत होगा। जैसे रटन बनाम क्वीन के केस में बताया गया, या आर बनाम फोस्टर के केस में बताया गया। रटन बनाम क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस पर धारा 6 पर उसमें यह होता है कि एक महिला को उसके पति ने गोली मार दी और वह तुरंत कॉल
करने जा रही है, पुलिस स्टेशन पे कॉल कर रही है कि हमें जो है गोली लगेगी। अब उसके कथन को सुनकर पुलिस उस घटना स्थल पे पहुंचती है तो महिला मृतक पाई जाती है। अब यह कहा कि उसका कथन क्या सुसंगत होगा धारा 6 के तहत? तो रटन बनाम क्वीन के मामले में यह कहा गया कि एक ही समव्यवहार में किया गया वो कथन होगा, क्योंकि अगर उसके पति ने बचाव में कहा कि यह जो है अचानक गोली चली थी, हमसे भूल बस गोली चल गई थी, तो न्यायालय ने इसका इंटरप्रिटेट किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति अचानक अगर किसी व्यक्ति को गोली लगती है या भूल बस गोली लगती है तो वह पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं करेगा। इसलिए वह क्या था, भूल बस नहीं थी बल्कि सासे था, रटन बनाम क्वीन के बाद में। और ध्यान रखो यह अनुचित साक्ष्य का अपवाद भी है, यह धारा 6। अब धारा 6 को देखना है। और आर बनाम फोस्टर के केस में क्या था कि पति को एक ट्रक ठोकर मार देता है और पति घायल हो जाता है, और पति जब घायल हुआ तो उसकी पत्नी घटनास्थल पे पहुंचती है जहां ठोकर लगी थी, और उसने ट्रक को टक्कर मारते हुए नहीं देखा, जबकि केवल पति का कथन कि उस ट्रक ने मुझे ठोकर मारी, इसका कथन एक ही समव्यवहार का भाग होने के वजह से सुसंगत माना गया और उस महिला का, उसकी पत्नी का साक्ष्य स्वीकार किया गया अनुचित साक्ष्य होते हुए भी। क्योंकि साक्ष्य जब आप पढ़ोगे तो साक्षी क्या होगा, प्रत्येक साक्षी साक्ष्य में सर्वोत्तम साक्ष्य होगा जो घटना को स्वयं होते हुए देखा है। लेकिन धारा 6 एक ही समव्यवहार के वजह से वैल्यू ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ प्लेस का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कितने समय, यह कहा गया घटना का समय और घटना का स्थान इंपॉर्टेंट होता है सेम ट्रांजैक्शन में धारा 6 के तहत। और इसी वजह से आर बनाम बेडिंगफील्ड के केस को धारा 6 में न्यायालय ने एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना। आर बनाम बेडिंगफील्ड में क्या था कि एक महिला का गला कट गया था और वह जब गला कटा उसके बाद अपने चाची से आके कह रही है कि देखो चाची, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन न्यायालय ने उसके यह कथन को एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना। क्योंकि उस महिला ने घटना होते समय यानी गला कटते समय उसने कुछ नहीं कहा था, बल्कि गला कटने के बाद कहा। देखो इसका वैल्यू ऑफ टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही समव्यवहार में होने की वजह से कोई तथ्य धारा 6 में सुसंगत होगा, लेकिन इस फैक्ट में न्यायालय ने एक ही समव्यवहार नहीं माना, बल्कि उसके कथन को आर बनाम बेडिंगफील्ड को अन्य धाराओं में सुसंगत माना गया। जैसे धारा 8 में सुसंगत माना जाएगा, आचरण के तौर पे सुसंगत माना जाएगा, लेकिन धारा 6 के तहत सुसंगत नहीं माना जाएगा। तो यह सुसंगतता बेस है धारा 6 से लेकर 55 तक एविडेंस एक्ट को समझने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इसी पे आता है, अब्दुल्ला का केस, अब्दुल्ला बनाम एम्परर का केस। इस केस में एक महिला का गला कटा और वह महिला को जब हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और उस हॉस्पिटल में मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि किसने तुम्हारा गला काटा, तो वह महिला चूंकि बोलने में असक्षम थी, बोल नहीं पा रही थी, केवल इशारों के माध्यम से वह बताया कि अब्दुल्ला ने उसके ऊपर हमला किया है। अब प्रश्न यह था कि यह कथन किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगा, धारा 8 के तहत सुसंगत होगा कि धारा 6 के तहत सुसंगत होगा, और मृतुकालिक कथन के रूप में धारा 32 के तहत सुसंगत होगा। क्योंकि अगर महिला ने किसी के पूछने पर उत्तर दिया था, प्रश्नों के उत्तर में जवाब दिया था, तो क्या यह धारा 8 आचरण के रूप में सुसंगत होगा, समझना। तो धारा पहले देखो कि धारा 6 में यह सुसंगत है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सुसंगतता के संबंध में मैं बार बार कह रहा हूं, 6 से 55 तक में यह हर एक छोटी सी बारीक रेखा है जो हर सेक्शनों को अलग करती है।
तो धारा 6 में एक ही समव्यवहार होने के वजह से वह सुसंगत होता है, तो वैल्यू ऑफ टाइम देखा जाएगा। अब यहां आर बनाम अब्दुल्ला के केस में, सॉरी एम्परर बनाम अब्दुल्ला के केस में क्या था कि अब्दुल्ला के केस में कि महिला घटना होते समय कुछ नहीं की, बल्कि हॉस्पिटल में जाने के बाद वह उसको प्रश्न जब किया जाता है, कई लोगों को पूछा जाता है, कई लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है, और उसमें जब अब्दुल्ला की तस्वीर वह देखती है तब महिला इशारा करती है कि हाँ इसी ने मुझे मारा है। तो प्रश्न यह था कि क्या यह धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत होगा? तो न्यायालय ने कहा कि यह आचरण के रूप में सुसंगत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत वही तथ्य माने जाएंगे जो स्व प्रेरणा से निकले हों, ना कि किसी के कहने पे निकले हों। ध्यान रखना कि स्वयं प्रेरणा से निकले हों तब वह कथन क्या होगा, और वह जब आचरण के साथ हो रहा है कथन, तब वह कथन सुसंगत होगा। और इसको धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत माना गया, क्योंकि महिला की मृत्यु हो गई थी, न कि धारा 8 के तहत सुसंगत माना गया। अगर महिला को अगर गला कटता है और गला कटने के दौरान वह कहती है, तो धारा 6 के तहत सुसंगत हो जाएगा उसके कथन को। और अगर वह गला कटते समय नहीं की कही, चिल्लाते हुए भाग रही है कि अब्दुल्ला ने मुझे मार दिया, तो वह उसका भगना और यह कहना कि अब्दुल्ला ने मुझे मेरा गला काटा, तो वह क्या होगा, धारा 8 के तहत सुसंगत होगा। और अगर वह महिला मर जाती है तो धारा 32 के तहत वह कथन सुसंगत होगा। तो एविडेंस एक्ट में धारा 6 से लेकर 55 तक 20 है एविडेंस एक्ट का। इसी पर अगर आप इसको समझ लिए तब फिर एविडेंस एक्ट में कोई भी चीज कठिन नहीं होगी समझना। बस धारा 6 से 55 तक के नियमों को समझ लो, और वह भी खासकर धारा 6 से लेकर 32 तक के नियम। तो इन्हीं आधारों पर कोई तथ्य क्या होगा, सुसंगत होगा, और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा विवादक तथ्य को साबित करने के लिए। तो सुसंगत तथ्य क्या होता है? सुसंगत तथ्य विवादक नहीं होता, लेकिन विवादक तथ्य के अस्तित्व को क्या करता है, संभावित करता है, उसको साबित करता है। तो वह तथ्य क्या होंगे, सुसंगत तथ्य होंगे। तो इस प्रकार एविडेंस एक्ट में जो डिफिनीशन क्लास था एविडेंस का, एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, तथ्य क्या है, सब सुसंगत तथ्य क्या है, विवादक तथ्य क्या है, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ यह क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है, दस्तावेज क्या है, इसको हमने देखा अपने एविडेंस के पहले डेमो क्लास में। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।